Hello guys, I am Pradeep Viskarma and you are watching my channel pb.education video and we are discuss about banking। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बैंकिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बैंक की परिभाषा पढ़ते हैं। बैंक होता क्या है। बैंक उस संस्था को कहा जाता है जिसमें जनता धनराशि जमा करती है तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। कौन? बैंक। जब बैंक में जब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्या करती है, बैंक उस राशि को कुछ दिनों तक रखे रहती है, उसके बाद उसके बदले हमें ऋण प्रदान करती है, ब्याज देती है। जो लोग अपनी बचत राशि की सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु संस्था में जमा करते हैं। जब हम लोग पैसे को जमा करते हैं तो बैंक उसको क्या करती है, बैंक उसको रखे रहती है अपने पास। उसके बाद जब हम एक ज़रूरत पड़ती है कभी न कभी, तब हम उस संस्था से जाकर पैसा वापस ले लेते हैं विड्रॉल के माध्यम से। और जब तक हम उस पैसे को रखे रहते हैं बैंक में, बैंक क्या करती है, उसके बदले हमें ब्याज प्रदान करती है। और आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, हम समय समय पर जो है धन निकालते रहते हैं। यही दोस्तों बैंक कहलाती है। तो चलते हैं, इसके बाद हमने हेडिंग डाली है यहाँ पे आरबीआई। आरबीआई क्या होता है, आरबीआई के बारे में आपको हम बताते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, मतलब यह खुद काम करता था, किसी पर डिपेंड नहीं होता था। और 1949 ईस्वी में जो है दोस्तों इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कितने? 1949 ईस्वी में। जो इस पर जब भारत का सरकार का स्वामित्व हो गया, जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो भारत सरकार के अंडर में ये बैंक हो गई आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो हर नोटों पर लिखा होता है, आपने देखा होगा। और उसके बाद हम चलते हैं, पढ़ते हैं बैंक की आवश्यकता क्यों हुई। बैंक, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते थे, हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते जो जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन होता था। उनके पास जब आवश्यकता से अधिक धन होता था, वो बेचारे परेशान रहते थे कि अपने धन को कहाँ रखें हम। तो कुछ लोग जो हमारे पुराने दादा परदादा होते थे, तो वो उस धन को समझते नहीं थे कि इसको कहाँ रखें हम। जिसके पास अधिक धन हो जाता था वो कहीं उसको ज़मीन में गाड़ देते थे। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसको ज़मीन में रख देते थे और उसके बाद नींव में रख देते थे, या कहीं रख कर उसको भूल जाते थे और निश्चिंत नहीं रहते थे कि हमारा पैसा कहाँ है। तो उसको क्या करते थे, वो लोग छिपा देते थे, जिसके माध्यम से फिर कुछ दिन धीरे धीरे कुछ लोग जागरूक हुए। उसके बाद जो है बैंकों की स्थापना की गई। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए तो उसके बाद जो है बैंकों की उसके बाद स्थापना की गई। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे कि बैंकों के माध्यम से क्या होता था। बैंकों के माध्यम से लोगों को कम दर अथवा आसानी से धन उपलब्ध हो जाता था। मतलब जब हम बैंकों में पैसा रखते, पैसे को लेते, जैसे केसीसी हम लोग लेते हैं, तो हमको कम दर में बहुत सारी पैसे, मतलब बहुत सारे धन प्राप्त हो जाते हैं, और जिनके माध्यम से हम अपने सारे कार्य को संभावित और आसानी रूप से सारे काम को आसानी से कर लेते थे। तो उसके बाद क्या होता था, तो धीरे धीरे जब मानिंद लोग होते थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके पास अधिक धन होता था, तो उस धन को कहीं छिपा देते थे या रख देते थे। तो इसके पश्चात वो लोग उस धन को रख कर और भूल जाते थे, तो वो दिक्कत में हो जाते थे उस थोड़ा सा। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है बैंकों की स्थापना की गई। उस बैंक में उस धन को आप ले जाकर रख देते थे, उसके बाद उसके बदले आपको ब्याज मिलता था। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, बैंक के कार्य। बैंक के कार्य क्या होते हैं। बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि पैसे को जमा करना, उधार लेना तथा आहरण करना। आहरण मतलब होता है कि पैसे को निकालना, डेबिट करना अंग्रेजी में बोला जाता है। जब हम किसी विड्रॉल के माध्यम से पैसे को निकालते हैं तो उसे आहरण बोला जाता है। धन को सुरक्षित रखने के लिए तथा ब्याज पाने के लिए। जब हम बैंकों में पैसे को रख देते थे तो हमारा ब्याज बढ़िया से जो धन होता था वो सुरक्षित भी रहता था, किसी आदमी के लेने का डर नहीं रहता था। और उस बैंक में जब पैसा रखा रहता था तो उसके बदले हमको जो है ब्याज मिलता था। उसके बाद तीसरा नंबर हमने डाला है यहाँ पे, बैंक व्यापारियों को प्रारंभ में
प्रारंभ करने के लिए छोटे किसानों के लिए बेरोजगार धंधा शुरू करने के लिए ऋण देता है। मतलब छोटे छोटे जो लघु व्यापारी होते हैं उनको ब्याज दे उस धन के माध्यम से जो बैंक उन्हें प्रोवाइड कराता है उस माध्यम से वो उस पैसे को लेते हैं और छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यही जो है बैंक के कार्य होते हैं। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं खाते के प्रकार। खाते क्या होते हैं? खाते के प्रकार। जब हम सर्वप्रथम बैंकों में जाते हैं तब क्या होता है, वहाँ पे हम एक फॉर्म लेते हैं। SBI में आप जाते हैं, HDFC में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं, सिंडिकेट में जाते हैं, तब वहाँ पे हमें एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म के माध्यम से हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। उसके बाद फिलअप करने के पश्चात हमारा बैंक में खाता खुल जाता है। तो खाते मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 खाता होता है हमारा यहाँ पे बचत खाता, सेविंग अकाउंट। क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है, जिसके माध्यम इस खाते का मुख्य उद्देश्य होता है माध्यम आय वर्ग के, मतलब जो ना ज़्यादा बड़े हों ना छोटे हों, लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना। मतलब अपना जब वो खाता खुलवा लेंगे तो कुछ ना कुछ राशि अपने खाते में जमा करते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो इसके इस मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यह धन को जमा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया कि आप खाता खुलवा लीजिए, उसके बदले में आपको ब्याज मिलेगा और ब्याज के माध्यम से आपका पैसा भी जो है सुरक्षित रहेगा बैंकों में। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं आगे। इसमें आगे लिखा गया है, यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि 500 रुपये में जमा करके खोला जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि 500 रुपये आप डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उसके माध्यम से आपका खाता जो है खोल दिया जाता है और हम अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए आहरण फॉर्म या चेक भरकर निकाल सकते हैं। इसमें न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये बैंक में जो है हमें जमा करना होता है, जिसके माध्यम से हमें चेक प्राप्त होती है। मतलब मिनिमम बैंक बैलेंस हमारा 1000 रुपये होना चाहिए, तभी हमें चेक प्राप्त होती है। उसके बाद नंबर 2 होता है हमारा, नंबर 2 होता है चालू खाता। चालू खाता क्या होता है? इस प्रकार के खाते में जो क्या होता है, इस खाते का प्रयोग जो है बड़े व्यापारी कंपनियां तथा संस्थाएं करती हैं। इस प्रकार के जो खाते बड़े व्यापारी, मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब बड़े व्यापारी लोग जो होते हैं इस खाते में जो है पैसे को रखते हैं, जिसके माध्यम से वो संस्थाएं जो है नगद लेन देन नहीं करते हैं। वो अपना जो भी होता है वो चेक या RTGS के माध्यम से जो है लेन देन करते हैं। वे चेक द्वारा लेन देन करते हैं, इसलिए बैंकों में जो है चालू खाता खोला जाता है। उसके बाद इसमें बता देते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। मतलब जब पैसा आप जमा करते हैं तुरंत 1 घंटा बाद निकाल लेते हैं तो इसके माध्यम से आपको ब्याज नहीं मिलता है। जब पैसे को बैंक में जमा किया जाता है तब उसके माध्यम से आपको ब्याज मिलता है। तो हमारा नंबर 3 होता है सावधि जमा खाता, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, FD जिसे हिंदी शार्ट भाषा में बोला जाता है। तो चलते हैं, हम FD के बारे में बात कर लेते हैं। FD क्या होता है? सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता में इसमें धन निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इसके माध्यम से। और बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें अधिक ब्याज मिलता है और ब्याज की दर गणना वार्षिक, छमाही तथा तिमाही तीनों रुपए में की जाती है। मतलब छमाही में भी की जाती है, सालाना में भी की जाती है और तिमाही में भी की जाती है। FD में जो होता है इसमें ब्याज की दर जो है वार्षिक, छमाही और तिमाही हो जाती है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं FD में कुछ दरें दी गई हैं, जिसको मैंने स्क्रीन पर लिखा है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 6 प्रकार की दरें होती हैं। पहली दर हमारी होती है, अगर 15 से 45 दिन तक हम जमा करते हैं, तो 15 से 45 दिन तक हम जमा करते हैं तो इसमें क्या होता है 5% वार्षिक दर मिलती है 15 से 45 दिन तक। उसके बाद सेकंड दर में आते हैं हम, अगर 46 से 179 दिन जमा करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें दर होती है 6.25%। उसके बाद तीसरा दर हमारा होता है 180 से अधिक तथा 1 वर्ष से कम। 180 से अधिक तथा 1 वर्ष से कम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दर जो होता है
7% हो जाती है। उसके बाद चौथा नंबर हमारा होता है 1 वर्ष से अधिक तथा 2 वर्ष से कम। 1 वर्ष से अधिक में क्या होता है 8.5% जो है हमारी दर बन जाती है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि 1 वर्ष से आपकी एफडी अधिक होनी चाहिए तथा 2 वर्ष से कम होनी चाहिए। आप अधिक दिनों के लिए भी जमा करते हैं तब भी 8.5% आपको दर मिलती है। उसके बाद हम 5 नंबर पे आते हैं 2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष से कम। तो यहाँ क्या होता है 2 वर्ष से अधिक में क्या होता है 2 वर्ष से अधिक में 8% आपको दर मिलती है। आपको सबसे अच्छा 4 नंबर में है 1 वर्ष से अधिक तथा 2 वर्ष से कम 8.5%, मतलब 0.5% का आपका ज़्यादा दर मिलेगा। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं हम 3 वर्ष से अधिक के लिए। 3 वर्ष जब अधिक आते हैं तो हम यहाँ पे 8% दर प्राप्त करते हैं। तो हमारा एफडी की कुछ 5 प्रकार की दर थी ऐसे ही, जो कि पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, तीसरा नंबर ये, और चौथा नंबर ये, पाँचवा नंबर ये, छठवां नंबर ये हमारी 6 प्रकार की दरें जो होती हैं यही हमारा तय करती है कि एफडी कितने समय के लिए दिया गया है और कितने समय में हमारा एफडी पूरा हो रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं कि आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग अकाउंट होता है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें एक निश्चित धन जो 10 वर्षों के 10 रुपए के गुणांक में जो है जमा किया जाता है। मतलब जो है ये पूरा 10 वर्षों के 10 रुपए के गुणांक में जो है इसमें जमा होता है। इसमें ब्याज की दर अधिक होती है, मतलब सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इसमें ब्याज की दर मिलती है। ये ब्याज की दर जो है इसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद हम नंबर 5 पे चलते हैं, अल्पवयस्क खाता, माइनर अकाउंट जिसे बोला जाता है। तो माइनर अकाउंट में क्या होता है, माइनर अकाउंट में होता ये है कि इसमें क्या होता है जो वयस्क है आपका, वो वयस्क की बात नहीं की जाएगी। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग लोगों के जो है 18 वर्ष से कम आयु के लोग जो होते हैं इसमें उसका खाता खोला जाता है। जैसे कि किसी छोटे बच्चे का अकाउंट खोलना हो तो इसे माइनर अकाउंट खोला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कम से कम अल्पवयस्क व्यक्ति को बैंक में खाता खोलने के लिए अधिकतर कम से कम जो है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वयस्क खाते के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, जो हम लोग डीडी बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जिसे बोला जाता है, ये बैंक डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो जैसे किसी मांग की जाती है, जैसे हम लोग डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में क्या होता है तो बोलते हैं कि 41,000 का आप डिमांड ड्राफ्ट लाइए। उसके बाद इसमें क्या होता है कि डिमांड ड्राफ्ट ये बैंक द्वारा अग्रसारित किया जाता है, बनाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको चेकबुक की आवश्यकता होती है। विदाउट चेकबुक आपका बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो मांगा जाता है आपको यहाँ पर अपना ये बैंक सारा डिटेल भरता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, केवल आपको पैसे देने होते हैं और बैंक जो है आपको एक चेक टाइप का एक कागज़ आपको पन्ना देता है, जिसके माध्यम से आप उस चेक या पन्ने टाइप को ले जाकर आप अपने स्कूल में जमा करते हैं और जमा करने के पश्चात आपका एडमिशन जो है डीएलएड में कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो है सारे पैसे जो है अकाउंट सरकार के अंडर में होते हैं, जो कि बैंक का अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट विद्यालय द्वारा खुला हुआ अकाउंट होता है, उसमें उस विद्यालय के नाम वाले अकाउंट पर हमें जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें होता है कि यह विनिमय पत्र किसी एक बैंक द्वारा या दूसरे बैंक द्वारा आपस में या किसी बैंक को दिए जाते हैं, जिसे बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। मतलब ये हमने आपको बताया कि ये एक विनिमय पत्र होता है, जिसके माध्यम से ये बैंक जो है किसी एक बैंक को दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है इसके माध्यम से। जैसे आप इस कागज़ के पन्ने को या विनिमय पत्र को आप लेके जाएंगे स्कूल में, तो आपका विनिमय पत्र रख लिया जाएगा और वो जो स्कूल वाला अकाउंट होता है उसमें आपको ये जितने भी पैसे इसमें होंगे उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। जब डिपॉजिट होता है, जमा होता है,
तो उसमें क्या होता है कि ये आपके अकाउंट से इतने पैसे काट लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं धन निकालने की विधियाँ। सबसे पहले निकासी फॉर्म द्वारा। निकासी फॉर्म द्वारा कैसे करते हैं, इसमें हमने लिखा है कि यह आहरण फॉर्म बैंक से निःशुल्क मिलता है तथा ग्राहक फॉर्म को भली भांति बैंक पासबुक सहित प्रस्तुत करता है। मतलब आप इसको अकाउंट नंबर, अपना हस्ताक्षर आदि करके जो है बैंक पासबुक के साथ जो है आप इसको अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अन्य तथ्यों का मिलान करके जो है जांच करते हैं। उसके बाद ये आपका रख लिया जाता है। उसके बाद उपयुक्त सही पाए जाने पर ग्राहक को जो है धनराशि प्रदान कर दी जाती है, जिसे विड्रॉ कहा जाता है। तो चलिए हमने यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉ फॉर्म लिया है। इसमें हमने देखिए बताया है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना शाखा सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप शाखा भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना होता है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भरेंगे और यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हैं या तो अंग्रेजी में, दोनों भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप जितने रुपए निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 5,000 भरा है, 5,000 आप रुपये निकालते हैं तो उसमें आपको 5,000 भरना होता है और इसमें संख्या में भरना होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप या तो हिंदी में भरिए या तो अंग्रेजी में भरिए। और यहाँ पे आपको 2 तरीके से साइन करना होता है, एक ही साइन 2 तरीके से, मतलब 2 बार आपको साइन करना होता है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ साइन करके, जो लोग अंगूठा लगाते हैं अंगूठा लगाएंगे और जो लोग अंगूठा नहीं लगाते हैं यहाँ पे आप साइन करके, और पीछे भी, इसके पीछे जो हमने पीछे का नहीं लिया है, इसके पीछे भी आप 2 साइन करके आप जमा कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, चलते हैं चेक पर। चेक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चेक एक शर्त रहित जो है आज्ञा पत्र होता है। क्या होता है, चेक एक आज्ञा पत्र होता है जो कि शर्त रहित होता है और इसमें लिखने तथा हस्ताक्षर होते हैं। जिसमें जिसके नाम चेक दिया जाता है उसको जो है हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, और वह किसी भी व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा वाहक को मांग करने पर उसमें लिखित निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश निर्दिष्ट बैंक को देता है। जैसे मैं आपको चेक देता हूं तो आपको वहां पर अपना आईडी कार्ड, मतलब आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पहचान पत्र ले जा सकते हैं। आप उसको एक आईडी आपको दिखाएंगे बैंक ऑफिसर को, तो आपको वो चेक आपको इशू कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको कैश ऑन पैसा मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, यह ग्राहक को 10, 20, 25 तथा 100 पन्नों की एक पुस्तिका के रूप में प्रदान किया जाता है बैंक द्वारा। तो चलिए हमने चेक की यहाँ बात की है और चेक देखते हैं। ये है HDFC बैंक का चेक होता है। अगर आपको खुद पैसा निकालना होता है तो यहाँ माई सेल्फ लिखेंगे। माई सेल्फ क्या लिखेंगे, माई सेल्फ, यहाँ आप माई सेल्फ रखेंगे। और यहाँ पे आपको पैसे भरने होते हैं, यहाँ पे पैसे भरने होते हैं आपको, और यहाँ पे अंकों में पैसे भरने होते हैं, पूरे पूरे जितने पैसे आप निकाल रहे हो। और ये सब आपका लिखा होता है, अकाउंट नंबर वगैरह सब पहले से ही वहाँ पे छपा होता है। जो बैंक आपको चेक इशू करता है तभी वो सब लिख के आपको चेक प्रदान करता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको डेट डालनी होती है, ठीक। उसके बाद आप इस चेक को ले जाकर साइन यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे साइन करना होता है। साइन करके आप इसको ऑफिसर को आप ले जाएंगे तो वहाँ पे आप देंगे तो आपको पैसा तुरंत दे दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें क्या है, चेक के प्रकार। चेक कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम जान लेते हैं कि चेक के प्रकार क्या हो। चेक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चेक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वाहक चेक, नंबर 2 होता है आपका, नंबर 2 होता है आदेशित चेक, नंबर 3 होता है रेखांकित चेक। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वाहक चेक होता है। इसमें क्या होता है, यह चेक जिसके नाम पर होता है वह स्वयं किसी वाहक द्वारा उस पर लिखी गई धनराशि को बैंक से प्राप्त करता है और बैंक खातेदार का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। मतलब जब आप इस चेक को आप देना चाहते हैं तो वह आपको, जिसके द्वारा जो आप चेक देना चाहते हैं
उस पर आपको खुद धनराशि लिखनी होती है और खातेदार के जो आप मतलब जैसे मेरे नाम चेक है तो मुझे खुद हस्ताक्षर करना होगा उस पर। उसके बाद हमारा दूसरा चेक होता है आदेशित चेक। आदेशित चेक में क्या होता है, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक उसी व्यक्ति को करता है। देख लीजिए, बैंक उसी व्यक्ति को करता है जिसके द्वारा चेक काटा गया हो। ठीक, जिसके द्वारा चेक काटा गया हो उसी व्यक्ति को ये बैंक जो है पैसा भुगतान करती है। चलते हैं नंबर 3 पर, रेखांकित चेक पर। रेखांकित चेक क्या होते हैं? नंबर 3 हमारा है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक होता है जब चेक के बाएं कोने पर तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर एंड को निगोटेबल एंड एसी पे अकाउंट लिख देते हैं तो यह चेक जो है रेखांकित चेक कहा जाता है। यहाँ पे हमें चेक लिखना चाहिए था, चेक, यहाँ पे चेक लिखना चाहिए था। ठीक, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, जब चेक के बाएं कोने पर तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर एंड को या निगोटेबल या एसी पे अकाउंट लिख देते हैं तो वही चेक जो है रेखांकित चेक कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एटीएम की। चलते हैं हम एटीएम की बात करते हैं। ये जैसे हमने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है एटीएम लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी, ये पीतल का होता है जिसे चिप वाला एटीएम कहा जाता है और ये आपके एटीएम नंबर होते हैं। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे दिखाया है आपको एटीएम कार्ड नंबर होता है या ये एटीएम कार्ड नंबर होता है। उसके बाद ये अकाउंट होल्डर का नाम लिखा रहता है जिसके नाम पर एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू किया गया होता है। उसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं इसमें कि एटीएम कार्ड होता क्या है। इसमें बैंक द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम मशीन लगाई जाती है जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जो कि ऑटोमेटिक आप जब निर्दिष्ट करते हैं, इनपुट देते हैं तो आपको उसके माध्यम से पैसे प्रदान करती है मशीन, जिसमें ग्राहकों को 24 घंटे या 7 दिन पैसा निकालने या जमा करने की सुविधा होती है। मतलब आप चाहे जब जाएं, रात को जाएं, चाहे दिन में जाएं, चाहे जिस टाइम जाएं, आपको 24 घंटे इसके माध्यम से पैसा प्रदान किया जाएगा। आपको एक कार्ड दिया जाता है जैसा कि आपने पीछे देखा, मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था। उसके बाद क्या होता है, बैंक ग्राहक को एक कार्ड देती है जिस पर उसका 4 अंक का एक कोड होता है। इसमें हमने लिखा है, देखिए 4 अंक का एक कोड होता है जो केवल ग्राहक को ही पता होता है और किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होता है। उसके बाद और हम जान लेते हैं, इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताते थे मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, अर्थात जैसे कि हम चांदी सोना बैंक में जमा करना चाहें तो उसको भी हम जमा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है बैंक संबंधी कार्य करते हैं तथा कीमती वस्तुओं जैसे आभूषणों, मैंने बताया आपको, और उस आभूषणों तथा दस्तावेजों, जैसा कि आपको मार्कशीट रखना चाहें आप तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए बैंक लॉकर बनाए जाते हैं। इस कार्य के लिए बैंक के पास अति दृढ़ कक्ष होते हैं जो कि छोटे मोटे बस का नहीं रहता है कि आदमी तोड़ लें उसको, और उसमें लाकर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्दिष्ट किराया देकर उस व्यक्ति को बैंक के स्ट्रांग रूम में जो है अलमारी में लॉकर के रूप में रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, लॉकर 2 कुंजियों के लगाने पर ही खुलता है। इसमें 2 सिक्योरिटी रखती है, एक ही प्रकार से आप खोल सकते हैं तो दूसरे प्रकार से नहीं खोल सकते। कुल मिला के ये सेफ्टी एकदम रहती है, सुरक्षित रहती है, जिसके माध्यम से आप उसमें आभूषण, कीमती वस्तु तथा दस्तावेज रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक चाबी लाकर किराए पर लेने वाले को दी जाती है और दूसरी चाबी मास्टर की कहते हैं, जिसके माध्यम से आप दोनों लॉकर को आप खोल सकते हैं। वो केवल बैंक सिस्टम होता है, बैंकिंग कार्य होता है, जो कि मास्टर मतलब प्रबंधक अर्थात शाखा प्रबंधक के लिए वो मास्टर की होती है। उसके बाद बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं की जानकारी बैंक वालों को ही हो पाती है, नहीं हो पाती है। मतलब उसमें कुछ ही ऐसे आदमी रहते हैं, जैसे शाखा प्रबंधक होता है, उसको सारी जानकारी रहती है, उसके और किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। लॉकर खोलने के लिए बैंक कर्मचारी को मास्टर की लगाकर एक ताले को
खोलकर अलग अलग हट जाता है और व्यक्ति चाबी लगाकर लॉकर को खोल देता है। मतलब मास्टर की के द्वारा आप जो शाखा प्रबंधक होंगे वहाँ के, उसके वो आपको खोलकर वहाँ से आप हट जाएंगे। जो शाखा प्रबंधक होंगे वहाँ से आप चले जाएंगे। उसके बाद आप खुद जाकर जो आपने कुछ दस्तावेज जमा किए हैं तो उसको क्या करेंगे, आप दस्तावेज जमा किए हैं तो दस्तावेज आप उस चाबी जो आपको प्रदान की गई होती है उस चाबी से आपको जाकर अपने दस्तावेज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिस व्यक्ति का खाता नहीं खुला है बैंक में उसको जो है बैंक सुविधाएं प्रदान करना जो है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है। इसके माध्यम से हर परिवार को, चाहे जितने गरीब आदमी हो, चाहे जितने अमीर आदमी हो, या लघु वर्ग या मध्यम वर्ग के व्यक्ति हों, सभी व्यक्तियों का खाता खोलना जो है इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद बताया गया है कि हर परिवार का बैंक खाता खोला जाता है। इस योजना की घोषणा 14 अगस्त, चलते हैं आगे चलते हैं उसके बाद बात करते हैं। हाँ, इस योजना की घोषणा 14 अगस्त 2014 को की गई थी। उसके बाद इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री, जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका जो है शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना की औपचारिक शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जी ने सभी बैंकों के ईमेल पर भेजा जिसमें उन्हें हर परिवार के बैंक खाता को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया तथा 7 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने के लिए, उसका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को कहा। मतलब सभी, ऐसे कोई व्यक्ति ना हो जिसका खाता बैंक में न खोला गया हो। इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ जो है बैंक खाते खोले जा चुके थे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। प्रधानमंत्री, उसके पहले हम कुछ तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु तक क्या था? इस तथ्य का मुख्य बिंदु था कि गरीबों तथा गांवों के सभी लोगों को गरिमा और वित्तीय आज़ादी प्रदान करते हुए उन्हें वित्तीय दृष्टि से शामिल करने के लिए इस योजना का संकल्पना की गई। इस योजना की जो है संकल्पना की गई। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि हमने ऐसे आपको बताया है इसके बारे में वर्णन करके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे, इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं, जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहे लघु वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या बड़े वर्ग के हों, उनको सभी व्यक्तियों का जो है बैंक में जो है खाता खोला जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता प्राथमिकता दी गई है तथा इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदेश में सभी मानवीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री तैयार की गई। जैसे कि साक्षरता सामग्री के माध्यम से व्यक्तियों को जागरूक किया गया कि आप बैंक में जो है खाता खुलवाएं। उसके बाद कम से कम एक खाते के साथ 7.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया जा सके तथा 26 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने वालों को 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी मुफ्त में मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो है 30,000 रुपये का जीवन बीमा जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आपको दिया जाएगा तथा अन्य बीमा पेंशन योजना भी की लाभ प्रदान आपको किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने हेडिंग में डाला है, आपको देखने को आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि 6 महीने
बाद 5,000 ओवरड्राफ्ट सुविधा बुनियादी बैंक खाते और 1 लाख रुपए के अंतर्दृष्ट या अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ डेबिट कार्ड रुपए किसान सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब सभी किसानों को 5,000 रुपये की बुनियादी सुविधा जो है 1 लाख की बीमा दुर्घटना प्रदान की जाएगी। उसके बाद इसके अंतर्गत 15 अगस्त 2014 से लेकर 14 अगस्त 2014 15 के अंतर्गत 3 जो है अग्रसारित कार्य तक किए गए हैं। नंबर 1 है हमारा बैंकिंग सुविधाओं तथा सर्वव्यापी मतलब सभी व्यक्तियों तक पहुंचना। नंबर 2 है हमारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, अर्थात वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा 6 महीने के बाद 5,000 या इससे अधिक व्यक्तियों को डेबिट कार्ड या 1 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करना, जैसा कि हमने इसमें आपको बताया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रधानमंत्री जनधन योजना के फ़ायदे भी हम आपको बता देते हैं। इसके अंतर्गत जमा पर जैसे आप पैसा आप जमा करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको ब्याज मिलता है तथा 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर आपको मिलेगा। और तीसरा नंबर है न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता नहीं है। मतलब आप इसमें कोई ज़रूरी बाउंडेशन नहीं है कि आप 1,000 रुपये रखें या 3,000 रखें या 2,000 रखें या 500 रखें। आप इसमें कुछ भी पैसा रख सकते हैं, 500, 1,000, 2,000, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें न्यूनतम राशि अगर नहीं रहेगी तो आपको बैलेंस कटने लगेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा आपको दिया जाएगा। उसके बाद भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण, मतलब आप एक बैंक से दूसरे बैंक पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके माध्यम से। और उसके बाद बात करते हैं हम सरकारी योजना के अंतर्गत लाभान्वित इस खाते में सीधे हस्तांतरण लाभ मिलेगा। मतलब आप इसके माध्यम से डायरेक्टली लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा खाता 6 महीने तक संतोषजनक तरीके से संचालित करने के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है आपको दी जाएगी। उसके बाद पेंशन बीमा संबंधी वित्तीय प्रबंध तक पहुंचा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है बैलेंस की किसी भी शाखा में मित्र की सहायता से, अर्थात टाइनी शाखा में जाकर आप 0 बैलेंस के साथ खाता आप खोल सकते हैं। लेकिन यदि खाता धारक को चेकबुक चाहिए तो इसके लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त को पूरा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने आपको न्यूनतम बैलेंस की सुविधा बताई है कि 1,000 रुपये होगा तभी आपके बैंक अकाउंट से आपको चेकबुक इशू की जाएगी, जो कि हमने आपको बताया पीछे वाले स्टेप में कि आपको 10 पन्ने, 20 पन्ने, 25 पन्ने या 100 पन्ने की एक पुस्तिका दी जाएगी जिसे चेकबुक कहा जाएगा। तो आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद।